जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, सीडीएस जुगाड़ से के इस रंगमंच पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं और आज है लेक्चर नंबर 3। कल ही हमने आपको क्या पढ़ा दिया था? हमने आपको पूरा कंप्लीट पावर पढ़ाया, पावर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए, आपने किया भी। वर्क उससे एक दिन पहले पढ़ा था। आज हम लोग केवल एनर्जी पढ़ना बाकी है, एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम लोग सारे अभ्यास शीट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अच्छा, जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, अगर आप लोग नए आए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप पुराने हैं और अब आए हैं पढ़ने, तो जनरली जैसे आप करते हैं वीडियो को लाइक करते रहना प्यारे बच्चों, ठीक है? और हाँ, कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और जितने भी एग्जांपल्स मैं दूंगा उसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर, या लाइव चैट में कहते हैं गुरुजी क्या नाम है, थोड़ी देर के लिए रुक जाया करिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसे रुकूंगा तो फिर बहुत समय बर्बाद होगा। आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज कर लेना, जो भी लिखना लिख लिया करिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मुझे, मैं तो कह रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 3 है भैया। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, वर्क पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। अभी एनर्जी में पढ़ाऊंगा, एनर्जी के क्वेश्चन करवा दूंगा छोटे छोटे। उसके बाद पूरा अभ्यास शीट हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो ये 4 लेक्चर में, वैसे तो 5 लेक्चर में होता था, बट पूरा वर्क, पावर, एनर्जी आपका खत्म हो गया। और लेक्चर भी बहुत लंबा चौड़ा तो हम लोग लेते नहीं, 40 से 45 मिनट मैक्सिमम होता है, ठीक है? तो भैया एनर्जी क्या है? सबसे पहला हेडिंग आपके सामने पेश करता हूं। क्या करता हूं? पेश करता हूं, वो है एनर्जी। यानी कि क्या है भैया? ऊर्जा। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अब ये सारी बातें, टू डू वर्क, ठीक है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ठीक? अब एनर्जी के अगर टाइप्स की बात करें तो मैं कह रहा हूं इतने टाइप्स की एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर के केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, खूब सारे टाइप की एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी। बट ये है कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या? हमको पढ़ना मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि एनर्जी जो होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये सब चीजें आपको जाननी होंगी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं प्यारे बच्चों कि जो एनर्जी है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट इसका क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है भैया? जूल होता है। या फिर इसी को हम लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, याद रखना। अच्छा, अब अगर मैं आपको सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूं बेटा, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? इसको बोलते हैं अर्ग, बोलते हैं अर्ग। इसको क्या और बोल सकते हैं? डाइन इंटू सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या लिखते हैं भैया? डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है? अब आप में ही जो बच्चे अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो पढ़े हैं यार, कल नहीं परसों ही तो पढ़ा था वर्क। तो वर्क में ये सारी बातें हमने करी थी। चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों का एसआई यूनिट और सीरीज यूनिट सब कुछ सेम होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने ऐसे हैं जो पगलाइट हैं, वो जान ही नहीं पाते। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है बेटा। ये देखो, ml स्क्वायर टी पावर -2 होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। अब भाई कैपेसिटी टू डू वर्क, ये सब दुनिया भर की बातें हो गई, कुछ नहीं वो है। अच्छा, अब ये चीज हमने पहले ऑलरेडी लिखवा रखा, लेकिन हर बार मैं दोबारा लिख देता हूं कि भाई चलो एक बार आपसे छूट गया। बहुत सारे बच्चे नहीं ध्यान देते। जैसे 1 जूल में कितने अर्ग होता है? 1 जूल में 10⁻+7 अर्ग होता है। या फिर 1 अर्ग बराबर अगर जूल में लिखना चाहो तो 10⁻⁻7 जूल होता है। अब इसमें क्या इतना दिमाग लगाना? ये पहले भी वर्क में भी हमने बता रखा, ठीक है? और प्रॉपर में, जैसे अभी ये मैंने पूरा पेज लिख दिया, अब मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज करके देख लो, ऐसे करके ले लो स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर दिया, ठीक है? तो 1 2 3 आगे बढ़े। कहने का मतलब ये है कि आपको बस इतना दिमाग लगा के रखना है कि भैया फटाफट काम कर लो और ये समय ना बर्बाद। तो भैया नया टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक का नाम है मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। गाइस अगर मैं बहुत सही ढंग से आपको समझा पा रहा हूं ना, तो आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी में ध्यान देना। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, बता जब कोई, और मैंने पहले क्या बोला था कि कुछ भी अगर पढ़ो तो एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलो। ऐसा थोड़ी है कि बैठे हैं बढ़िया आप देख ले रहे हैं, अच्छा वीडियो चल रहा देख ले रहे हैं, फिर कहोगे 4 दिन के बाद गुरुजी कुछ भी नहीं याद है, सब भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि जब साथ साथ में पेन नहीं चल रहा था, दिमाग उसमें काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन करते रहिए, नोट्स में छोटे पॉइंट्स लिखते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहिए, जिससे क्या रहेगा, जिससे आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो जितनी जरूरत है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस इतना ही याद रखना आपको, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस आपको इतना याद रखना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस अब आपको पढ़ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल 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 एनर्जी। देखो, अच्छा ये एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि दिक्कत पता है कहां आती है? दिक्कत वहां आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा 11th पढ़ा ही नहीं, पूरा 12th पढ़ा ही नहीं। अब आप में से मैक्स टू मैक्स लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, फिर भी वो कहते हैं कि सर 11th 12th पास हो गए थे बट फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं खास आया था। तो अभी हम लोगों को पढ़ाते टाइम ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई बहुत बेसिक से ही चलना पड़ता है, क्योंकि भाई मैं मोस्ट ऑफ बच्चे, मतलब 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% बच्चे ऐसे कहने लगते हैं। अब क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग 1-2 साल पहले से तैयारी करो तो वो पढ़ करके थोड़ा बहुत जानकारी हो गई, लेकिन ऐसी परिस्थिति, ऐसा कंडीशन आता ही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग गधे ही हो, आप में से बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन सच बता रहे हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं भौकाल मारने वाली बात दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आप में से ही मिल जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या है? A potential energy of object exists due to specific position of object। किसी विशेष स्थिति के कारण किसी वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अब विशेष स्थिति की बात क्या करेंगे? जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है? या तो स्प्रिंग को खींच दो या तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो। जब तक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी है, नहीं तो नहीं है। जैसे ये है, ये मार्कर स्टाइलस बोलते हैं, अगर जमीन से उठा करके इतने हाइट पे ले आए, अब इसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कैसे पता चला? छोड़ो के वापस जा रहा है। जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उसके पास एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की 0 हो गई तो इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी क्या हो गया? 0 हो गया, जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। चलिए आते हैं फिर समझते हैं चीजों को। अब हम कह रहे हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। बस ये आपको ध्यान में रखना, ठीक, ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। अब पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो आपको 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। पहली क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एसपीई का मतलब क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बारे में आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है भैया। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींच के लंबा कर देते हैं, मतलब लंबा करके छोड़ना नहीं है, स्प्रिंग को खींचे हुए अभी है, और या तो स्प्रिंग को कंप्रेस करो, जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ोगे वो वापस जाएगा। क्यों? जब स्प्रिंग को हमने खींचा तो खींचने में जो हमने वर्क डन किया वो सबका सब उसके अंदर सेव होगा, किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगला हेडिंग है ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर गए, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको छोड़ोगे तो वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यह है ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। समझ में आई बात भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान सुनिए बात को। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? ऐसे अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं मैं कि वर्क डन, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब U इक्वल्स टू माइनस W इंटू जी। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बाकी मैं कहूं, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहां पे H 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, ये अर्थ का सरफेस याद रखना, ठीक। ऊपर की तरफ H हाइट पर जाओगे तो यहां पर U की वैल्यू होगी प्लस mgh, ध्यान रखना। और नीचे की तरफ H डेप्थ पर जाओगे, गहराई पर, तो यहां पर U की वैल्यू होगी माइनस mgh। बस आपको इतना ध्यान में रखना। और बीच में सरफेस पे हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। समझ गए ना? ये सबसे बेहतरीन तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने का, पोटेंशियल एनर्जी को समझने का। कसम से सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन तरीका ये। U बराबर प्लस mgh और U बराबर माइनस mgh, मतलब सरफेस से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा और सरफेस से नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान ले रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां बनाया गया। इन जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहां बनाया जाता है? अर्थ के सरफेस पे। जब आप अर्थ पे हो, किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो उसके सरफेस के हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो एक बार कमेंट सेक्शन में जा करके भैया CCL लिख देना। और जो बच्चे आप बाद में देख रहे हो या फिर अभी पहली बार चैनल पे आए हो, वीडियो को लाइक तो करना ही, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना प्यारे बच्चों। और कमेंट सेक्शन में प्लीज ये जरूर बताना कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि बड़े ही देसी लैंग्वेज में और आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार मैं हट गया हूं 1 2 3 चवन्नीगिरी बुढ़ापा इसका चालू फ्री, इतने देर में तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है भैया। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है प्यारे बच्चों क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बाबू। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता भाई? भाई साहब मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने किसी स्प्रिंग को खींचा और गलती से स्प्रिंग छूट गया तो बहुत तेज चोट लगेगा। किसको? जो स्प्रिंग के पीछे होगा उसको। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट K है और डिस्प्लेसमेंट X है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का नेगेटिव वैल्यू। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैंने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वैसे ही ये वाली बात बिना पतासों की हुई बरसात। भैया जितना मजा नहीं आता है ससुराल जाने में, उससे ज्यादा मजा आता है खुजली खुजलाने में। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यू बराबर क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। गाइस अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। लप्पू सा फॉर्मूला है लप्पू सही तो फॉर्मूला। यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है यार? के स्प्रिंग कांस्टेंट बेटे। यार कितनी बार बताऊं यार, तुम लोगों को इतनी जल्दी जल्दी भूल जाते हो। अरे यार बेटा, अबे बेटे पूरा वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ा दिया हूं लेटे लेटे, फिर भी आपको इतनी दिक्कतें हो रही। एक्स क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये देखो स्प्रिंग कांस्टेंट और ये डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? बताओ एक बार, समझ में आ गई ये बात? सरस्वती माता को अपने आंखों में बफाना है कि नहीं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। अब बहुत सारे लोग आपसे ये पूछेंगे कि भैया एक बार अगर आपके अंदर दम है तो ग्राफ बना के दिखा दो। तो आप कहते ना ये ले बाबू, ये ले, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, और ये देखो
अपवार्ड पैराबोला की तरह लप से आ गया है ग्राफ। क्यों? क्योंकि यू एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए बात को बाबू? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जा करके सीसीएल लिख देना, वीडियो को पॉज करना और जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार जा करके कमेंट सेक्शन में सीसीएल लिखना। आप लोगों को कसम है सीडीएस का, आपको अपने अपने उसका क्या कहते हैं, टारगेट नहीं, एम नहीं, बाकी चीजों का कसम। तो भैया यहां से आगे बढ़ा रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी हो गया है तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। लेट्स गो आगे। देख रहे हो आपके कच्छे से निकले हुए हैं धागे और पता नहीं कौन उसको लेकर भागे, इसलिए जल्दी से उसको सिलवा लीजिए भैया, जल्दी से उसको सिलवा लीजिए। मैं कह रहा हूं अब आता है प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ही बात बताऊं आप लोगों को, आपको अजीब लगेगा थोड़ा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन हो, मूवमेंट हो, गति हो, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास हो m, उसके पास वेलोसिटी हो v बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पूरी दुनिया जानती है। अगर आप नाना नानी चाचा चाची मामा मामी फूआ फुप्पा टक 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 किसी से पूछ लो, सब कहेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। सब लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात है। अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो शौक से बना लीजिए, अपना शौक पूरा कर लीजिए। यह है के और यह है वी। पूरी दुनिया जानती है प्यारे बच्चों कि इसका ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से आपने ग्राफ को बनाने की कोशिश की है, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, यू गाइस नो वेरी वेल कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि K1/K2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। गाइज क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं बहुत तगड़ा समझा दिया हूं आपको, मतलब आपका दिमाग भी तेज काम कर रहा है गाइस। तो मैं ये कह रहा हूं हाफ mv स्क्वायर में k बाय v स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो K1/K2 V1/V2 का होल स्क्वायर हो जाता है, आप ये लोग जानते हैं। और ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही प्यारा ग्राफ। जरा लप से कुछ दूर भागते हैं हम लोग, थोड़ा एक तरफ चलते हैं। अगर आपको लेना है भैया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, लप से स्क्रीनशॉट लीजिए और सीसीएल लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, जरा सा देखिए, जरा सा ही देखना, जरा सा ही देखना, ओ जरा 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 बाबू। तो भैया यहां की अगर मैं बात कहूं, मैं अगर कहूं कि मास है m, वेलोसिटी है v, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर। कोई है क्या? और मोमेंटम का फॉर्मूला आता है m इंटू वी। पूरी दुनिया जानती है, अभी एनएलएम पढ़ाया था, आपको भी पता होना चाहिए यार। आपको पता सारी दुनिया एक तरफ और उसका चेहरा एक तरफ गाइस। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर आप यहां से v की वैल्यू लिखोगे तो p बाई m हो जाएगा, उसकी वैल्यू उठा के रखोगे तो जगह k की वैल्यू आता p स्क्वायर बाई 2m। वाह 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 वाह, क्या बात है गाइस, क्या बात है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आपने निकाला। के और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन के बराबर p स्क्वायर बाई 2m। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो यहां से p की वैल्यू निकालते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बराबर 2m के अंडर रूट में 2m के हो जाएगा गाइस, 2m के। तो आप लोग जो हैं इस टाइप का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मतलब दोनों फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए। अगर ग्राफ के और p के बीच में पूछता है ना, ध्यान रखना, के और पी के बीच में ग्राफ पूछता है तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि ग्राफ ऐसा ही बनेगो, ग्राफ ऐसा ही बनेगो, ये वाला ग्राफ। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जितने फॉर्मूले हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मोमेंटम दे देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, या पहला मोमेंटम दे देगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा। जैसे मैं इस वाले बात, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते हैं। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ापा, इसका चालू फ्री खुर। अब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई k बराबर आपने लिखा p स्क्वायर बाई 2m, मैंने लिखा है, आपने नहीं। तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p स्क्वायर, तो K1/K2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर। गाइस क्या इतनी बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं आपको? बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए भैया, ये समझ में आना ही चाहिए।
K1/K2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी अभ्यास शीट हम लोग करवाएंगे जब, तो आपको छोटे 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 खूब सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स बनाते रहना, सारे फॉर्मूले लिखवाते जा रहा हूं। ठीक है, अब आता है एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया में जलजला आ गया था। लोग घबरा कर अपनी ही बालकनी से अंदर चले जा रहे थे, करते रहे भैया बहुत दिक्कत हो रही। कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके भाई, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? क्या है यार, देखो क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखो, पहला तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में सेव हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा गाइस, सेव सुरक्षित हो जाएगा। और अगर मैं यही बात कहूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो मैं कहूंगा इनके द्वारा जो वर्क डन होता है गाइस ना, ये बहुत अजीब से लोग होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लॉस हो जाता है। किस फॉर्म में? साउंड प्लस हीट एंड अनदर एनर्जी के फॉर्म में। भाई कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही कायदे से आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन, जब आप ऐसा, अब ये जो मैंने वर्क डन किया कहां गया? साउंड और हीट के फॉर्म में बर्बाद हो गया। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको लेकर आऊं ऐसे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, देखो जा रहा, स्प्रिंग को खींचूं और छोड़ू तो वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता। दूसरी चीज गाइस, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो जो वर्क डन होता है बेटा, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक, और ये भाई साहब क्या होते हैं? डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये भाई साहब क्या होते हैं? डिपेंड्स अपॉन पाथ। कौन? ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें डब्ल्यू पहले लिख दिया, उसमें डब्ल्यू बाद में लिख दिया, तो परेशान ना हो, एक ही चीज है यार। अच्छा भैया, अगला पॉइंट क्या है गाइस? अगला पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब आपने वर्क डन किया, ले आए, छोड़ा, वापस चला गया, तो ये क्या होता है? वर्क डन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है बेटा। क्या होता है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। और इनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। कैसे इरिवर्सिबल हो? कर दिया, हीट एनर्जी पैदा हो, पता नहीं कहां चला गया। अब दोबारा इसको हीट और साउंड दे दो तो अपने आप ऐसे होने लगेगा? नहीं, घंटा होगा। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन वापस आएगा? नहीं आएगा। तो ये कैसा होता है? वर्क डन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है बेटा? अच्छा गाइस, उसके अलावा और क्या बात है? इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्टेट फंक्शन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता भैया। इसको अवस्था फलन बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स स्टेट फंक्शन होता है। इसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? पाथ फंक्शन। ठीक है, अवस्था, ये पाथ फलन है, यह अवस्था फलन है। पथ फलन है और ये अवस्था फलन। तो इतनी बातें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है भैया, तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को, आना ही चाहिए। अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो तुरंत के तुरंत है, अभी तुरंत से पहले अभी के अभी जाके पहले टिकट करा रहा हूं, जाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आपको, और वीडियो को लाइक भी करते रहना। चलिए आगे बढ़ाते हैं पाथ फंक्शन के बारे में।
उफ, 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 उफ। अभी और भी बातें करनी है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव ही चल रहा अभी ना, फिर से लिखना पड़ेगा क्या? CF मतलब कंजर्वेटिव, ओ माय गॉड, CF मतलब कंजर्वेटिव, ओ माय गॉड, CF मतलब कंजर्वेटिव एंड NCF मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जांपल, तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल लिखो। क्या क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब बार बार फोर्स नहीं मैं लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक बोलो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक, उसके अलावा क्या? इलास्टिक फोर्स, समझते हो? इलास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, अरे मोरी मैया, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स में एग्जांपल के तौर पे क्या है? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बेचे, देख लो चारों ऑप्शन लिख दिया हूं, लेचे। अब आता है क्या भैया? नॉन कंजर्वेटिव जो बर्बाद कर देते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है बेटा, एयर रेजिस्टेंस है। उसके अलावा क्या है? विस्कोसिटी, चाहे आप उसको विस्कोसिटी कहो, चाहे आप उसको विस्कस फोर्स भी कह सकते हो, या फिर उसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। अब ये अगर कोई पूछे कि भैया विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है या एक टाइप का हाँ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है जो गाढ़ापन से रिलेटेड है। मतलब कि लिक्विड के अलग अलग लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी बोलते हैं। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा समझो उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैं शहद और दूध की बात करूं, शहद मतलब हनी, दूध मतलब मिल्क। हनी और मिल्क में सबसे ज्यादा विस्कस कौन है? हनी। ठीक है, तो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो एक बार सब लोग CCl लिखेंगे, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा मामले को। 1 2 3 ओके। अब चलो इतनी बात तो आपने समझ लिया। अब आता है भैया, आपने एनर्जी पढ़ लिया, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग चीजें पढ़ी, फिर आपने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो बड़ा ही प्यार से, पता है ये बहुत बड़ा टॉपिक, लोग पता नहीं कैसे कैसे बताते हैं। मैं 2 लाइन में आपको बताऊंगा, कसम महाकाल की, सिर्फ यही दोनों लाइन याद रखना। और उससे बाहर से अगर सीडीएस वाले पूछ लेंगे उसी दिन नाम बदल दूंगा। ये सब नहीं, नाम नहीं, ये नाम नहीं दोस्त, नाम से नहीं रिस। तो होता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात। फारे जहां पे अच्छा हिंदोफता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलसिता हमारा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो तो सीधे सीधे एक लाइन बोलोगे अपने दिल पे हाथ रख करके कि ऑल इज वेल नहीं बोलना है, कि भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कसम से मैं कसम खाता हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर F नॉन कंजर्वेटिव 0 है, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स हो या ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझको फर्क नहीं पड़ता है कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, लेकिन हमको फर्क तब पड़ेगा जब वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन है, यदि इफ एंड ओनली इफ की बात हो रही, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और अभी 20 मिनट जस्ट पहले, प्यारे बच्चों 20 मिनट के पहले ही मैंने आपको क्या बताया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को U और काइनेटिक एनर्जी को K, इनिशियल वाला इनिशियल और फाइनल वाला फाइनल। ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए गाइस, आपके सामने साक्षात लिखा हुआ है, साक्षात मतलब साक्षात। U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, क्योंकि इनिशियल मैकेनिकल बराबर फाइनल। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा गाइस व्हेन एंड हो मतलब ऐसा तब होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की। अब मैं कह रहा हूं आपको एक बात और बता दूं, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा के बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? ये बहुत ही प्यारी लाइन है जो बोलने जा रहा हूं मैं। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर इस लाइन को मिस कर दोगे तो आप बहुत भयानक मिस
कंसेप्शन में फंस जाओगे। डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गया है प्लस एक्स जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा माइनस एक्स। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है जितना, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल घट जाएगा, अगर ये कंजर्वेशन लागू हो रहा तब। और कब लागू होगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल कम हुआ तो काइनेटिक 20 जूल बढ़ जाएगा, अगर पोटेंशियल 20 जूल बढ़ा है तो काइनेटिक 20 जूल घट जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बात याद रखना हमेशा। उसके साथ साथ अगर यहां तक की बातें क्लियर हो गई, एक बार लप से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 चवन्नी डिग्री बढ़ाओ, पास करा लो फ्री। एक था बट्टू, एक था उनका घोड़ा। अट्टू बैठा, बट्टू बैठा, लिया हाथ में कोड़ा, और कोड़ा देखा घोड़ा भागा, संभल न पाया बट्टू, घिरा भूमि पर रोकर बोला घोड़ा बड़ा निकट्टू। हट, देखो डेल्टा करो माइनस डेल्टा यू, वो वाली बात हुई। अब यहां आओ, जरा दोनों को जोड़ दीजिए गाइज, जरा दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि नेट मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज है डेल्टा एम ई वही 0 है ना बेटे। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। तो इतनी बातें मुझे लगता है आपकी क्लियर हो चुकी हैं। एक और लास्ट आता है, आपके सामने पेश करता हूं, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वैसे तो एक बात बताओ, ये जो मैंने अभी पढ़ा समझ में आया कि नहीं? पता चले दांत ही चियारते रह जाओ कि रो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। मैं अब यहाँ कुछ लिखा नहीं तो यहां से ही ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मैं भी आ जाऊंगा उसमें, है ना। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा एम ई की वैल्यू 0 हो गया। गाइस क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जी हां। उसके बाद आगे बढ़ाते मामले को। अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में बस एक ही बात करूंगा मैं, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। कह रहे हैं देखो, पहले नंबर कंडीशन क्या है, कंडीशन मैं पहले लिख दे रहा हूं, पहले से ही है। ऐसे बदनाम लोग जो कि कचरा फैलाते हैं उनको दूर रखना। क्या? एफ नॉन, एनसी का मतलब नॉन कंजर्वेटिव। एफ नॉन कंजर्वेटिव क्या होना चाहिए? 0। एफ नॉन कंजर्वेटिव मस्ट बी 0, तभी ये वाला थ्योरम लगेगा। अब ये थ्योरम है क्या पहले वो बताओ। तो नॉन, ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन सिस्टम विल बी ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और ये कब होगा? ये तब होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 होगी। आपको बस इतना याद रखना है कि जब नॉन कंजर्वेटिव 0 है तब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। जैसे मान लो वर्क डन हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अभी 100 जूल है और बाद में बढ़ के हो गई 300 जूल, तो नेट चेंज कितना है? 200 जूल का। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी 300 माइनस 100 कितना हो गया? 200 जूल। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैं अभी करवाऊंगा। हाल फिलहाल के लिए ये वाला लेक्चर खत्म होने के बाद आप पूरा क्वेश्चन का सीरीज मस्त एकदम प्यारा भरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका लास्ट क्या आता है बेटा? लास्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। अब यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कहा था कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो पैदा किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता है। आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा ही एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी जो होगी पूरे यूनिवर्स की ऑलवेज क्या है बेटा? कांस्टेंट एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, लेकिन एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो होगा बेटा वो नाइदर बी क्रिएटेड, NEITHER, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
ये तो परमपिता परमात्मा ही ने ही कह दिया, तो हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। आई होप आपने पूरा एंजॉय किया होगा। अगर इसमें मतलब जो भी पढ़ाया गया आपको ठीक से समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे बच्चों।